आज का ये जो आयोजन रहा लखनऊ में, जो आपने देखी कि युवाओं ने लघु फिल्में बनाई हैं हिंदी की महत्ता को दर्शाने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि हिंदी दिवस मनाना नहीं चाहिए, हमें हर रोज हिंदी का प्रयोग करना चाहिए अपनी भाषा में। तो भाषाओं का जो क्षरण है या जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ रही है कि हिंदी की महत्ता बताने के लिए, उसका सबसे बड़ा कारक क्या मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें धीरे 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 अंग्रेजी का दबदबा बढ़ा। अंग्रेजी को हमने सम्मान की भाषा, जो व्यक्ति बोलता है उसको सम्मानित व्यक्ति समझते हैं। समाज ने ये स्थान संस्कृत बोलने वाले को नहीं दिया। समाज ने ये, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जो अच्छी हिंदी बोलता है, अच्छी हिंदी क्या होती है? मेरा परिचय मेरे कॉलेज में था कि बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। मैं अपनी मातृभाषा में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मातृभाषा में अच्छी बात नहीं करूंगा तो किस भाषा में बोलूंगा? मेरे कहने का तात्पर्य धीरे धीरे, और चूंकि हमारी उच्च शिक्षा के सारे माध्यम जो हैं वो अंग्रेजी के रहे हैं, आप चाह कर भी, जैसे मुंबई जैसे शहर में, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तो शिक्षा के माध्यम आपके पास उपलब्ध बहुत प्रारंभ से, शुरू से रहे हैं कि आप हिंदी या अपनी मातृभाषाओं में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें ये हम लोग के पास पर्याय नहीं थे, इसलिए भी हम लोगों की मजबूरी हो गई थी कि हम लोग एक ऐसी भाषा में पढ़ें। तो जो हमारी मातृभाषा है या भारतीय भाषाएं जो होती हैं जिनकी हम बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो मानता हूं कि जिसकी तरफ ध्यान हमें अब दिया जा रहा है, बचपन से दिया जाना चाहिए। हमारी माएँ या हमारे जो पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं आज के, वो अगर बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करें, अगर वो हिंदी में बोलना शुरू करें, जैसे एक फिल्म में हमने देखा वो काऊ और गाय में फर्क नहीं समझ पाती है, तो अगर हम सिर्फ समारोहों में आकर के हिंदी की बात करेंगे, घर में जाकर वापस अपने बेटे से बोलेंगे बेटा हैव यू डन योर होमवर्क, तो मुझे लगता है गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही जो आपने कहा कि काऊ और गाय की बात। जैसे एक सज्जन ने मुझे बताया था कि उनके घर पे कोई अतिथि आया, उन्होंने दरवाजा खोला और बच्चे को पूछा कि पिताजी घर पर हैं, तो बच्चे को पिताजी कौन है ये बात समझ में नहीं आई। तो सबने पिताजी को कहा कि ही इज लुकिंग फॉर सम पिताजी। तो ये स्थिति है। लेकिन जैसे मैं, कोई अतिथि आता है उससे पोएम भी सुनवाते हैं, हिंदी कविताएं नहीं सुनवाते हैं। लेकिन जैसे मैं अपने घर की बात करता हूँ कि मैं अपने घर में अपनी बेटी से हिंदी में पूरे जीवन मैंने उससे हिंदी में बात की, और मेरी पत्नी और मेरी बेटी अंग्रेजी में बात करते हैं। दोनों भाषाओं पर उसका समान अधिकार है, हिंदी पर भी उसका अधिकार है। तो कई बार मैं इसे चुनौती के तौर पर भी देखता हूँ कि यदि हिंदी भाषा को आप इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भी मैं आपके साथ नहीं। मुझे लगता है इसको चुनौती के तौर पर कि हम एक साथ कई भाषाओं पर अधिकार रख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि मैं ये बात सिर्फ अंग्रेजी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदी भाषी होने के नाते, जैसे मैंने महाराष्ट्र में मराठी पढ़ता हूँ, गुजराती मुझे पढ़ना लिखना आता है, वैसे ही हम दक्षिण की एक भाषा को क्यों स्वीकार नहीं करते? जैसे दक्षिण में जब हिंदी की बात आती है तो कुछ खेमों में उसका विरोध होता है, लेकिन यदि हमने प्रारंभ से ही ये कर लिया होता कि तमिल भाषा भी उत्तर में पढ़ाई जाती है, तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जब तक सभी भाषाओं का विकास नहीं होगा तब तक मुझे लगता है हम उसको संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सच ये है कि पूरे देश में, जिससे मैं कहना चाहता था लेकिन बहुत समय जाता कि जैसे क्योंकि तुमने पृथ्वीराज की बात की, अब ये युगानुयोग है कि एमजीआर ने भी पृथ्वीराज किया है। क्यों किया है? वापस उस संस्कृति की वहां वो भाषा है। अब शिल्पाधिकरम जो हम तमिल का महाकाव्य है, उस तमिल महाकाव्य की पुनर्रचना अमृतलाल नागर हिंदी में करते हैं, सुहाग के नुपुर के नाम से। कहने का मतलब है भाषाएं बाधक नहीं है, वो सारी कथाएं जो किसी भी भाषा में कही जा सकती हैं वो कही जानी चाहिए। और खासतौर पर भारतीय कथाएं, क्यों एक महाभारत, क्यों एक रामायण, क्यों एक पंचतंत्र, या इस तरह की तमाम जो हमारी रचनाएं हैं वो सभी भाषाओं में होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात की कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनका सबका एक साथ जब विकास होगा तभी राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। बहुत जैसे अभी मैं बहुत अच्छी बात देख रहा हूँ कि अमीश त्रिपाठी हमारे पुराणों को लेकर उसकी नई व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं आज की पीढ़ी के लिए, इससे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं उस समाज में एक अलग प्रकार की रुचि, तो जो आख्यान हम चाहते थे कि हमारी भारतीय भाषाओं में हो, वो आख्यान अब अंग्रेजी भाषा में वो ले जाने लगा है।
और अमीश के साथ साथ और भी लोग हैं कई ओम राउत जैसे आदि पुरुष बना रहे हैं, मैंने उनका देखा, ग्राफिक्स से डिटेल देखे, वो बिल्कुल वैसे ही जो आज के युवाओं को पसंद आएंगे। शायद वो रामानंद सागर के समय में उनकी जो तकनीक सबसे अच्छी थी, आज के समय जो उनकी अच्छी तकनीक है वो संवाद स्थापित करना जरूरी है। पद्म पुरस्कार का जो आयोजन हुआ था, उस दिन मेरी मुलाकात अपने गीता प्रेस गोरखपुर जी के जो उनके पोते से हुई। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ कि हमारे जितने महाकाव्य हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, इतिहास जो हमारा है, या जिसको हम अपने आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, या जो हमारी धर्म की नींव है, उन सारे ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है गीता प्रेस ने। पर मैंने उनसे कहा, हाँ बहुत बड़ा काम किया, पर मैंने कहा कि अब उसकी हिंदी को बदलने की जरूरत है। वो अभिव्यक्ति 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले की है, तो क्यों नहीं हम इसको नए सिरे से आज की भाषा में ले आए। जो राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, या राधेश्याम खेमका जी ने जो लिखा हुआ है, या जयंती और पोद्दार जी ने लिखा हुआ है, उसको नए अनुवादक चाहिए। तो वो मुझे इसलिए महसूस हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था रामायण और महाभारत, तो कई बार मुझे मैं तो उसको बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ, लेकिन कई शब्दों के बिंब, इमेजेस बनाने में कठिनाई होता है, ग्राह्य होना। तो अगर हम उसको और आसान कर दें तो मुझे लगता है उसकी ग्राह्यता, उसकी पठनीयता और बढ़ जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।